गुड इवनिंग एंड जय हिंद। हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं। घटना चक्र से हम लोग एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है? पॉलन ग्रेन, फंजाई, एल्गी, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा है करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होता है परागकण, ये एक विशेष प्रकार का केमिकल इसके ऊपर लगा रहता है। मतलब इसका जो सेल वॉल रहती है वो एक विशेष प्रकार की रहती है। इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की जो ये सेल वॉल है ये बनी होती है और यह बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है और किसी भी केमिकल का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इस तरह से क्या होता है कि परागकण कई सालों साल जीवाश्म के रूप में परिरक्षित रह जाता है क्योंकि इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है। और सेकंड क्वेश्चन है, बीजांड जिसमें अंडद्वार एक सिरे पर होता है जबकि निमाभ मतलब माइक्रोचैलेजा एंड नाविका हाइलम दूसरे सिरे पर होता है। तो इसको क्या कहला जाता है? तो जिसमें माइक्रोपाइल एक जगह होता है, एक सिरे पर माइक्रोपाइल होता है, ये स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइल एक सिरे पर होता है, माइक्रोपाइल, और चैलेजा हाइलम दूसरे सिरे पर होता है। इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं आर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, इनाट्रोपस, कैपाइलोट्रोपस। वो होता है आर्थोट्रोपस। ये माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड हाइलम तीनों एक सीध में होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? आर्थोट्रोपस का ऐसा होगा। माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड हाइलम एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये होता है आर्थोट्रोपस प्रकार का। जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? एपोस्पेरी, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस यह एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। रिप्रोडक्शन एक प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि मियोसिस तथा सिनगैमी नहीं होते हैं। मतलब इसमें मियोसिस भी नहीं होता है और सिनगैमी भी नहीं होती है। यह कई प्रकार से हो सकती है। जब एक द्विगुणित मेगास्पोर मात्र कोशिका से विकसित सहायक एवं प्राथमिक कोशिकाएं सीधे द्विगुणित भ्रूण बनाती हैं तो यह एपोगैमी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एपोमिक्सिस। सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल मेक्स एम्ब्रियो। जो सिनर्जिड सेल है और एंटीपोडल सेल हैं वो एम्ब्रियो बना रही हैं। इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, और विदाउट मियोसिस के ही अगर एम्ब्रियो बन जा रहा है। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेलियर ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड। लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को क्या कहा जाता है? एनिस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, एनिसोगैमी। तो ये लैंगिक संयोजन के अभाव मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल यूनियन नहीं हो रहा है और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस भी नहीं हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि मियोसिस नहीं हो रहा है। किसमें नहीं हो रहा था? एपोमिक्सिस में नहीं हो रहा था। एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया है जिसमें मियोसिस तथा फर्टिलाइजेशन के बिना ही, मतलब मियोसिस नहीं हो रहा है और लैंगिक संयोजन मतलब फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। तो उसके बिना ही क्या बन जा रहा है? बीज का निर्माण हो जा रहा है, सीड बन रहा है। तो एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण, बीज का निर्माण हो जा रहा है और लैंगिक जनन के समान प्रतीत होता है लेकिन लैंगिक जनन होता नहीं है। ये कहलाता है एपोमिक्सिस प्रक्रिया। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणपोष होगा। व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ ए टेट्राप्लॉइड प्लांट फर्टिलाइज विद अ डिप्लॉइड प्लांट द एंडोस्पर्म ऑफ सीड विल बी। तो इनको क्या मतलब? डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, ये हो जाएगा टेट्राप्लॉइड। होता क्या है कि जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट है, इसका पौधा चतुर्दिघी पौधे, मतलब मेल प्लांट कैसा है? ये 4n है और तो परागकण जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या होगा? 4n/2 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 2n, मतलब ये भी डिप्लॉयड है। और मेल गैमिट जो है, मेल गैमिट वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉयड। और फीमेल गैमिट भी क्या हो जाएगी, ये भी डिप्लॉयड। नहीं, द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है, द्विगुणित पौधे को, मतलब जो फीमेल प्लांट है वो 2n डिप्लॉयड है, तो इसका जो फीमेल गैमिट होगा वो हो जाएगा हेप्लॉयड, वो होगा हेप्लॉयड। अब एम्ब्रियो जो भ्रूणपोष है वो कैसे बनता है, मेल गैमिट से। मेल गैमिट क्या है, 2n, और फीमेल गैमिट क्या है, n, और ध्रुवीय कोशिकाएं पोलर सेल्स हैं वो क्या है, 4n। तो कुल मिला के अरे ध्रुवीय कोशिकाएं क्या है, n, हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड। जो मेल प्लांट है वो है 4n। तो पॉलन ग्रेन कैसा हुआ, पॉलन ग्रेन कैसा हुआ, 2n हो जाएगा। और मेल गैमिट कैसा हो जाएगा, वो भी होगा 2n। ऐसे ही फीमेल प्लांट क्या दिया गया है, डिप्लॉयड दिया गया है 2n। तो फीमेल गैमिट कैसा होगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा। और पोलर जो सेल्स हैं, पोलर सेल्स, वो भी क्या होंगी, फीमेल गैमिट n है, ये भी क्या हो जाएंगी, n। तो जो भ्रूणपोष बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पोर्म बन रहा है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म पूछा गया है। तो ये कैसे बनेगा, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट प्लस पोलर सेल। तो मेल गैमिट क्या है, 2n है, फीमेल गैमिट क्या है, n है, और पोलर सेल क्या है, ये भी n है। तो कुल मिला के ये हो गया 4n। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 4n टेट्राप्लॉइड। गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, तो 100, 200, 150, 250। तो इसका राइट आंसर होगा 250। 250 अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो 200 दाने का निर्माण होगा गेहूं में। क्योंकि गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए 200 क्या होना चाहिए, 200 स्पर्मेटोजॉइड होना चाहिए, स्पर्मेटोजॉइड्स होने चाहिए, तथा 200 एग सेल भी होने चाहिए, एग सेल भी होने चाहिए। तो एक गर्भबीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर बनते हैं। इसमें केवल एक फंक्शनल होता है जो एक एग सेल बनाता है। तो 200 अंड कोशिका के निर्माण के लिए 200 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो प्रत्येक से एक नर युग्मक बन जाएगा। इसलिए 200 नर युग्मक के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। 200 के लिए कितना, 50 मियोसिस चाहिए, 50 मियोसिस चाहिए। इसलिए गेहूं जो 200 दाने का निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, 200 प्लस 50 विभाजन होना चाहिए। स्थूल बीजांडकायी बीजांड प्रदर्शित करता है। क्रेजिनुलेट ओव्यूल क्या शो करता है, क्रेजिनुलेट ओव्यूल, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, पार्सली डेवलप्ड न्यूक्लियस, अविकसित न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड। तो इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी विकसित, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्रेजिनुलेट जो ओव्यूल है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। स्थूल बीजांड क्रेजिनुलेट ओव्यूल्स में बीजांड का न्यूक्लियस विकसित तथा बहुस्तरीय होता है। इसमें बीजाणु जो स्पोरोजेनस गहराई में स्थित होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। अगला, गाइनोसियम रिप्रेजेंट, गाइनोसियम में क्या होता है, ओवरीज विद फ्यूज स्टिग्मा, ओवरीज विद फ्यूज स्टाइल, अ सिंगल कार्पल, अ होल ऑफ कार्पल। तो इसका राइट आंसर क्या है, अ होल ऑफ कार्पल। गाइनोसियम क्या होता है, होल ऑफ कार्पल। और कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम, कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। तो उसमें जायांग मादा जनन, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड कार्पल इज द यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स गाइनोसियम। जायांग में एक या अधिक अंडक होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं। इसमें एक होता है वर्तिकाग्र। हम एक कार्पल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। तो ये होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आके स्टिक होते हैं, और ये होता है स्टाइल, वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये होता है ओवरी, यहाँ पर एग होते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं। तो ये है गाइनोसियम क्या है, ओवरी विद फ्यूज्ड कार्पेल, अ सिंगल कार्पेल, द होल ऑफ कार्पेल।
पुंग जायांग धर पाया जाता है। एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन। एंड्रोगाइनोफोर किस में पाया जाता है? क्लियोमी, जेनेंड्रा, म्यूसेंडा, फ्रांडोसा, रेमेनाला, मेडागास्करलेंसिस एंड उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्लियोमा, जेनेंड्रा। जब स्टामेन तथा कार्पेल के बीच की संरचना लंबी दिखाई देती है तो इसको एंड्रोगाइनोफोर कहते हैं, स्टामेन और कार्पेल। कार्पेल इज द यूनिट ऑफ। नारियल का भ्रूणपोष है। एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज। एंडोस्पर्म कोकोनट का एंडोस्पर्म है। तो क्या है? सेलुलर, न्यूक्लियर, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर, नाइदर सेलुलर और न्यूक्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा सेलुलर एंड न्यूक्लियर, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर। हरे नारियल जो होता है इसका बॉटनिकल नेम है कोकस न्यूसिफेरा। इसमें सफ़ेद तरल पदार्थ केंद्रकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जिसे द्रव भ्रूणपोष या लिक्विड सिंकाइटियम कहते हैं। लिक्विड भ्रूणपोष, लिक्विड सिंकाइटियम। सिंसाइटियम इनको लिक्विड सिंसाइटियम कहते हैं तथा उसका सफ़ेद ठोस वाला भाग सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। तो एंडोस्पर्म के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं और उसका सफ़ेद ठोस वाला भाग सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो सेलुलर एंड न्यूक्लियर दोनों होता है नारियल का एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस इज। कोकस न्यूसिफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है। ये क्या है दूधिया तरल पदार्थ? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तरल बहुकेंद्रकीय कोशाद्रव, लिक्विड सिंकाइटियम एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन मॉर्फोलॉजिकल नेचर। सॉल्यूशन ऑफ अननोन, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों सही है। कोकस न्यूसिफेरा के विकासशील द्रव में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है किसमें? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड लिक्विड सिंसाइटियम दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। नारियल के फल में क्या खाया जाता है? बीज, सीड, मेसोकार्प, एंडोस्पर्म, एपिकार्प। तो इसमें क्या होगा? सीड, एपिकार्प और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म एंड मेसोकार्प। तो क्या खाया जाता है? खाया जाता है एंडोस्पर्म खाया जाता है। एंडोस्पर्म खाया जाता है। ठीक है, नारियल में जो खाया जाता है वो है एंडोस्पर्म। अगला, कोकस न्यूसिफेरा का भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है केंद्रकीय, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है कोकस न्यूसिफेरा का। तो इसका राइट आंसर है एंडोस्पर्म। ये न्यूक्लियर है, सेलुलर है, हेलोबियल है। इसका एंडोस्पर्म का क्या है? तो क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसको क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों है, तो दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम करेंगे न्यूक्लियर एंड सेलुलर दोनों है। तो इसका राइट आंसर बोथ होगा। ठीक है, हरे नारियल का दूधिया पानी होता है। हरे नारियल का दूधिया पानी होता है मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। क्या होगा? लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड चैलेजा, लिक्विड न्यूसिलस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म द्रव भ्रूणपोष। ठीक, जो वाटर जो हम लोग पीते हैं, पानी पीते हैं नारियल का, उसका जो लिक्विड, ये क्या होता है? हरा नारियल, इसका होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। नारियल की तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। नारियल की तरल, द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड ऑफ कोकोनट। तो जो ये होता है उसको साइटोकाइनिन कहते हैं। साइटोकाइनिन तरल भ्रूणपोष में पाया जाने जो हार्मोन होता है
नारियल के द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का लिक्विड का पार्ट होता है उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? उसमें होता है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, नारियल का तरल भ्रूणपोष एक ताज़ा एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसमें प्रचुर मात्रा में उपयोगी खनिज तथा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन पाया जाता है। यह हार्मोन कोशिकीय वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। तो जो प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये है। तो अब हम अगला क्वेश्चन है, स्वनिषेच उभय लिंगिता पाई जाती है। हर्कोगैमी इज फाउंड इन, हर्कोगैमी किस में पाई जाती है? तो कॉटन में, मैरीगोल्ड गेंदा, और कैलोट्रोपिस मदार बाजरा किस में पाई जाती है? यह पाया जाता है कैलोट्रोपिस मदार में पाया जाता है। जब पुष्प में परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते थे, ऐसी अवस्था में पुष्प में केवल परागण ही होता है और इसको कहते हैं हर्कोगैमी। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों है। पॉलन ग्रेन है, लेकिन पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन का जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है, स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तब इसमें कहीं और से, किसी और प्लांट से या उसी पौधे के अलग फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर आएगा। तो वो क्या है? उसको कहते हैं हर्कोगैमी। तो ये है परपरागण, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कहते हैं परपरागण का ही होता है, इसको कहते हैं हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्यों? क्योंकि दोनों तो है, फीमेल और मेल पार्ट, लेकिन मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये कंडीशन कहलाती है हर्कोगैमी। ये पाई जाती है कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस ग्लोरियोसा दोनों में ये पाया जाता है। क्या? हर्कोगैमी। स्वनिषेच उभय लिंगिता, टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम, अनेथोरा, एंडीमियन, प्लुम्बैगो। तो इसका राइट आंसर होगा प्लुम्बैगो। इसका राइट आंसर है प्लुम्बैगो। केंद्रकों की संख्या व उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूण कोशों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोस्पोरिक, एक होता है मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम, अनेथेरा एंड बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो जो मोनोस्पोरिक है वो किस में पाया जाता है? अनेथोरा एंड पॉलीगोनम में पाया जाता है। और बायोस्पोरिक जैसे एलियम जो प्याज है उसमें पाया जाता है, एंडीमियन में पाया जाता है। टेट्रास्पोरिक पाया जाता है प्लम्बैगो, एडोक्सा, पिनिया, पेपरोमिया, ड्रूशा, प्लम्बेजेला, तो इन सब में पाया जाता है। प्लम्बैगो इन सब में भी पाया जाता है। तो टेट्रास्पोरिक जो है वो किस में पाया जाता है? प्लम्बैगो। ठीक है। और बायोस्पोरिक, एंडोमियन, इसमें बायोस्पोरिक है। और पॉलीगोनम में क्या है? इसमें है मोनोस्पोरिक है और इसमें भी मोनोस्पोरिक है। तो अनेथोरा पॉलीगोनम इसमें मोनोस्पोरिक है, एंडीमियन में क्या है? बायोस्पोरिक है, प्लम्बैगो में टेट्रास्पोरिक एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज, पॉलीगोनम प्रकार किस में पाया जाता है? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, 7 न्यूक्लिएट 6 सेल। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश एक प्रकार का मोनोस्पोरिक एंडोस्पर्म है। यह 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है, मतलब 7 सेल है और उसमें 8 न्यूक्लियस है। चूँकि अधिकांश पौधों में इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है तो इसे सामान्य प्रकार नॉर्मल टाइप ऑफ भ्रूणकोश कहा जाता है। मतलब पॉलीगोनम बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि लगभग पौधों में ये पाया जाता है। स्ट्रैसबर्गर ने 1879 में सबसे पहले पॉलीगोनम
डाइवेरेटिकम में इसको देखा था। इसी आधार पर इसका नाम पॉलीगोनम पड़ा। किसने देखा था? स्ट्रैसबर्गर ने। कब? 1879 में। और ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य प्रकार का 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है। लगभग समय पाया जाता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? तो मोनोस्पोरिक है किसमें? वही पॉलीगोनम टाइप है। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो क्या है? पॉलीगोनम टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है? 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होती है। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस अवस्था होती है पॉलीगोनम। भ्रूणकोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? कौन सा सामान्य प्रकार है? एलियम ऑर्निथोरा एडॉक्सा पॉलीगोनम। तो यह प्रकार है पॉलीगोनम टाइप का। यह है किसका? सामान्य प्रकार है। हमने देखा पॉलीगोनम बहुत ही सामान्य, लगभग सब में पाया जाता है। भ्रूणकोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? सामान्य प्रकार है पॉलीगोनम प्रकार। ये लगभग सब में पाया जाता है और मोनोस्पोरिक भी होता है। भ्रूणकोश का सामान्य प्रकार पॉलीगोनम। कौन सा एक वास्तविक नट है? वॉलनट, ग्राउंडनट, कैजुनट एंड कोकोनट। तो जो ट्रू नट है वो कौन सा है? कैज्यू नट इज़ ट्रू नट। नट टाइप एक फल का टाइप है। फल में क्या होता है? फल भित्ति कठोर होती है। जो इसका फल भित्ति होती है वो हार्ड होती है, काष्ठी हो जाती है। जैसे कि लीची में, लीची क्या है? नट है। लीची, कैज्यू नट मतलब काजू, सिंघाड़ा, ये सब क्या हैं? ये सब हैं नट। ये सब नट हैं, ये हैं ट्रू नट। तो इसमें राइट आंसर होगा कैज्यू नट। अगला, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? एपोगैमी, एम्फीमिक्सिस, एपोस्पोरी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पार्थिनोजेनेसिस एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन रहा है, तो सीड बन रहा है, तो इसको कहते हैं एपोस्पोरी। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस की किसी कोशिका से भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। न्यूक्लियस की किसी कोशिका से, न्यूक्लियस की किसी भी कोशिका से, एनी सेल, किसी भी सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है। इस क्रिया में द्विगुणित अंड से सीधे भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ये कहलाता है क्या? एपोस्पोरी। पार्थिनोजेनेसिस का एक प्रकार है। परागकोश की दीवार का सबसे भीतरी स्तर टेप्टम है, जिसका क्या कार्य है? ये मैकेनिकल, डेहिसेंस, पोषण, न्यूट्रिशन, सुरक्षा। तो ये काम करता है किसका? ये है न्यूट्रिशनल पोषण का काम करता है। जो भीतर की दीवार है वो क्या करता है? परागकण को पोषण देता है। परागकोश की जो दीवार होती है उसमें 4-5 लेयर होती है। एक होती है एपिडर्मिस, सुरक्षा देती है। उसके नीचे होता है एंडोथीसियम होती है, और जो क्या करती है कि जो डिस्पर्सल होता है उसमें सहायता करती है। और सबसे नीचे होती है मेसोडर्मिस, और उसके नीचे सबसे नीचे वाली अंदर की लेयर होती है टैपेटम लेयर। और ये टैपेटम जो होता है ये क्या करती है? इसको न्यूट्रिशन का काम करती है, मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो विकसित होते हुए सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देना, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब होता है। तो इसमें क्या? सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें दिया गया है चूँकि न्यूट्रिशन, इसलिए मेनली एक्चुअली न्यूट्रिशनल ही होता है। अगला, बीजाणु द्वार का क्या कार्य है? माइक्रोपाइल क्या अलाउ करता है, मतलब उसके क्या काम है? तो निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में भेदना, परागकण को अंकुरण की सक्रियता देना, परागकण में एक छिद्र, परागकण की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है 1। फर्स्ट वन इज राइट आंसर। निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में भेदना। पॉलन ट्यूब टू पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों में पराग नलिका पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करता है। पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड में ले जाती है, जिससे निषेचन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में भेदना।
अगला, बीजांड द्वार का क्या कार्य है? पहला, निषेचन के समय पराग नलिका को भेदना। अगला, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक 4 क्या होता है? ये किस में पाया जाता है? ऑयनोथेरा में, एलियम, पॉलीगोनम प्रकार, मोनोस्पोरिक और 4 केंद्र की। तो पॉलीगोनम में तो मोनोस्पोरिक है लेकिन 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल था। पेपरेमिया प्रकार का तो ये पाया जाता है ऑयनोथेरा टाइप में, मोनोस्पोरिक है और 4 न्यूक्लिएट है एम्ब्रियो पाया जा रहा है। किसमें? ऑयनोथेरा में। ऑयनोथेरा प्रकार का भ्रूणपोष में एक्सेप्शनली फोर मतलब सब में ऐसा होता नहीं है, 4 न्यूक्लिएट ये एक्सेप्शनली पाया जाता है। इसके केंद्र में केवल एक ध्रुवीय केंद्रक होता है। केंद्र में एक ध्रुवीय केंद्रक होता है, इसमें एक ध्रुवीय केंद्रक होता है तथा 3 केंद्रकीय अंड उपकरण के रूप में होते हैं। इनमें प्रतिमुखी एंटीपोडल सेल्स नहीं होती। एंटीपोडल सेल्स जो यहाँ होती हैं नहीं होती हैं और केंद्रक में एक ही होता है सेंट्रल में, और एंटीपोडल सेल्स अनुपस्थित होती हैं। ऑयनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोष, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष दोनों ही मोनोस्पोरिक होते हैं, लेकिन ऑयनोथेरा एक्सेप्शनली 4 न्यूक्लिएटेड होता है। आवर्त बीजियों में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग किसमें? गैमेट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड फ्लावर फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आवर्त बीजियों में मुक्त केंद्रकीय विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मुख्यतः भ्रूणपोष निर्माण के समय होता है। ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इन पौधों में भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक के निर्माण के समय भी मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स केस में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। अगला, बीजांड किस प्रकार के होते हैं? बीजांड टाइप ऑफ ओव्यूल्स कितने? आर्थोट्रोपस भी होता है, एम्फीट्रोपस एंड एनाट्रोपस, तीनों प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर डी है। अधिकांश आवर्त बीजियों में बीजांड होता है। अधिकांश आवर्त बीजियों में कौन सा होता है? बीजांड द्वार तथा शैलजा की पारस्पर मतलब ये जो माइक्रोपाइल है, शैलजा है, माइक्रोपाइल शैलजा, इसके अकॉर्डिंग कि ये माइक्रोपाइल कहाँ रहेगा, शैलजा कहाँ रहेगा, और इनके आधार पर क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं उनके टाइप्स देखे जाते हैं। ये तो इनके आधार पे देखा जाता है कि ये कहाँ पर है, एक सीधी रेखा में है, इधर हैं कि मुड़े अलग अलग पोजीशन पर हैं माइक्रोपाइल एंटीपोडल। ये तो इनके आधार पर ये कई तरह के होते हैं और 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। और एक होता है आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। तो इसमें जो फिनिकिल है और शैलजा है, माइक्रोपाइल है, इनकी जो परस्पर स्थिति है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है। लगभग 80% एंजियोस्पर्म है, 80% एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। एनाट्रोपस टाइप का लगभग सब में ही पाया जाता है। अनप्रस्थ बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोष मुड़कर सीधे नाल की तरफ हो जाते हैं। तो एनाट्रोपस जो है वो लगभग 80% में पाया जाता है। तो देखते हैं कि अधिकांश आवर्त बीजियों में किस प्रकार का है। एम्फी कैम्पाइलो नहीं, तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें अधिकांश में पाया जाता है एनाट्रोपस टाइप। संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। संयुक्त परागकण कंपाउंड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है? एनोना, एलोडिया, ड्रोसेरा, उपर्युक्त में से आलाब्देव। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। एक लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाले चारों परागकण पॉलन ग्रेन जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। जब ये आपस में जुड़े रहते हैं सारे परागकण तो इनको कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कंपाउंड
पॉलन ग्रेन कहते हैं। जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा है, इलोडिया है, एनोना है। तो इन सब में क्या पाया जाता है? कंपाउंड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका संयुक्त परागकण पाए जाते हैं किसमें? सब में पाए जाते हैं। अगला, दोहरा निषेचन अद्वितीय लक्षण है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिकस, नीटम, साइकस, पाइनस। तो इसका राइट आंसर है फिकस। फाइकस एक आवर्तबीजी पौधा एंजियोस्पर्म है तथा डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। साइकस, पाइनस, नीटम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे नीटम में भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन नीटम में भी होता है, लेकिन अद्वितीय लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीकस। जबकि बाकी क्या है? जिम्नोस्पर्म के, नीटम, साइकस एंड पाइनस ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि नीटम में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लेकिन बात हो रही है एंजियोस्पर्म की, और एंजियोस्पर्म फीकस है और उसमें पाया जा रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका हम राइट आंसर क्या करेंगे? फीकस। अगला, युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुभिद का विकास कहलाता है। मतलब गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइटिक का डेवलपमेंट गैमेटोफाइट से। तो इसको क्या कहा जाता है? ये कहलाता है एपोगैमी। ये इसको बोलते हैं एपोगैमी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। तो जब अगुणित फीमेल गैमेटोफाइट जो है कि कोई एक कोशिका बिना फर्टिलाइजेशन के अगर स्पोरोफाइट में चेंज हो जाती है, तो कोई भी कोशिका गैमेटोफिटिक बिना फर्टिलाइज, विदाउट, एपो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के है, और स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट चेंज हो रहा है स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एपोगैमी। एपोगैमी कहते हैं। और इसकी जानकारी किसने दी थी? 1874 में फार्लो ने दी थी। सबसे पहले फार्लो ने दी थी एपोगैमी शब्द, डिबेरी ने 1878 में किया, लेकिन खोज की थी फार्लो ने। फार्लो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एपोगैमी के बारे में बताया था कि गैमेटोफिटिक अवस्था से स्पोरोफिटिक अवस्था में बदल जाता है अगर, और बिना फर्टिलाइजेशन हुए, तो उसको कहते हैं एपोगैमी। ठीक है। अगला, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम एपोगैमी की जानकारी दी। तो एपोगैमी की जानकारी दी थी फार्लो ने, और बेरी ने क्या किया था? बेरी ने इसका नाम दिया था। बेरी ने सबसे प्रथम इसका नाम दिया था 1878 में। अगला, माहेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का संवर्धन परागकोश से किया गया है? नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओरिजा सैटिवा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, धतूरा इनॉक्सिया, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है धतूरा इनॉक्सिया। ये 1964 में पी महेश्वरी एंड शिप्रा द्वारा धतूरा इनॉक्सिया की परागकोश का संवर्धन कल्चर किया गया। इस तकनीक से अगुणित पौधे का विकास हुआ, मतलब हैप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट किया गया, हैप्लॉइड प्लांट का। पी महेश्वरी को सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। तो फादर ऑफ, और 1965 में इन्होंने धतूरा इनॉक्सिया के परागकोश का कल्चर किया था, परागकण का। तो किस पौधे के परागकोश से किया गया था? धतूरा इनॉक्सिया।
अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग जो बीज में उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? सम अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ लेफ्ट इन द सीड। उसमें सीड में क्या कहा जाता है उसको? एंडोस्पर्म, क्रीमोकार्प, टेगमन एंड पेरिस्पर्म। तो कहा जाता है इसको पेरिस्पर्म। न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग जो बीज में उपस्थित रहता है उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। न्यूक्लियस का भाग है लेकिन बीज में उपस्थित है, क्या कहलाता है? और न्यूक्लियस पार्ट किसका है? एंडोस्पर्म का। और ये बचा हुआ रहता है तो उस बीज में तो कहलाता है पेरिस्पर्म। कुछ पौधों के बीजों में न्यूक्लियस का कुछ बचा हुआ भाग होता है जो भ्रूण को इसके बाहर एक पतली परत के रूप में पतली परत बना लेता है, ये कहलाता है पेरिस्पर्म। और जैसे कि कैस्टर में या एंड काली मिर्च में और चुकंदर में इसको देखा जा सकता है। अगला, मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत है। मक्के के दाने में एल्यूरॉन, पेरिकार्प नहीं, एपिडर्मिस भी नहीं, टेस्टा भी नहीं, ये पाया जाता है एल्यूरॉन। मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत को एल्यूरॉन कहा जाता है, जो कि प्रोटीन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन युक्त होता है। एल्यूरॉन इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है। एंडोस्पर्म की अंतः परत इनर लेयर स्टार्च युक्त होती है और ये प्रोटीन युक्त होता है एल्यूरॉन, और एंडोस्पर्म की अंतः परत स्टार्च युक्त होती है। तो एल्यूरॉन प्रोटीन युक्त है, किसमें पाया जा रहा है? मक्के के दाने में बाह्य परत है। और जो इसकी अंतः परत होती है अंदर वाली, देखिए बाह्य परत एल्यूरॉन है, अंतः परत इनर लेयर स्टार्च, ये प्रोटीन युक्त है और ये है स्टार्च युक्त। परागकोश में एंडोथीसियम तथा टेप्टम उत्पन्न होता है। परागकोश में पहला है प्राइमरी पैराइटल लेयर, प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है पहला, प्राइमरी पैराइटल लेयर। परागकोश पुष्प के पुंकेसर का भाग होता है। परागकोश की दीवार में प्रारंभिक अवस्था में 2 स्तर होते हैं, प्राथमिक भित्तीय स्तर, प्राथमिक बीजाणुक स्तर। प्राथमिक भित्तीय स्तर से इसकी दीवार के विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है, जैसे एंडोथीसियम, मेसोहिल या मेसोडर्म एंड एपिडर्मिस, एंड लास्ट में जो सबसे अंदर होती है उसको बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा कि परागकोश में एंडोथीसियम का तथा टैपेटम उत्पन्न होते हैं किससे? प्राइमरी लेयर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाइनोस्टीमियम तथा गाइनोस्टीजियम प्रकार के संयोजन के अंतर्गत क्या होता है? गाइनोस्टीजियम एंड गाइनोस्टेमियम एंड गाइनोस्टीजियम, ये किस प्रकार का संयोजन है? एपिपेटली, एपिफाइली, जिनेंड्री एंड कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जिनेंड्री। जब पुष्प का पुंकेसर उसके जायांग से संयुक्त होता है, मतलब जब स्टेमन जो स्टेमन है इसका, वो किससे कनेक्ट रहता है? जब पुष्प का पुंकेसर स्टेमन उसके गाइनोसियम से संयुक्त रहता है, और इसके किससे संयुक्त रहता है? गाइनोसियम से संयुक्त रहता है। ये है स्टेमन और ये है गाइनोसियम। जब इससे जुड़ा हुआ रहता है तब उसको कहते हैं जिनेंड्री अवस्था। मतलब जो इसका फीमेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से अटैच है, एडहेशन है, तो इसको बोलते हैं जिनेंड्री प्रकार के संयोजन होते हैं। गाइनोस्टीजियम अवस्था वह है जब पुंकेसर जायांग के वर्तिकाग्र, गाइनोस्टीजियम, अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर और इसका वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है ये, और इसका पुंकेसर इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये यहाँ भी जुड़ा है और यहाँ पर भी जुड़ा है, तब इसको कहते हैं गाइनोस्टीजियम अवस्था कहते हैं। जब इसका जो पुंकेसर होता है इसके वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों से जुड़ा रहता है तो गाइनोस्टीजियम कहते हैं, गाइनोस्टीजियम अवस्था कहलाती है।
और एक्सेल्पेडिएसी कुल में ऐसा होता है। और गाइनोस्टीशियम अवस्था में पुंकेसर, इसमें क्या होता है कि पुंकेसर व जायांग मतलब स्टैमेन एंड गाइनोसियम से पूर्णतः संयुक्त होकर एक अकेली संरचना, मतलब ये और ये पूरी तरह ऐसे जुड़े रहते हैं कि जैसे लगता है कि एक ही संरचना है, तब इसको बोलते हैं गाइनोस्टीमियम। ठीक है, गाइनोस्टीमियम में पुंकेसर मतलब स्टैमेन और गाइनोसियम दोनों इस तरह जुड़े होते हैं कि एक ही संरचना नज़र आती है, एक ही जैसे लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इसका स्टिग्मा है और स्टाइल है उससे जुड़े रहते हैं स्टैमेन। तो ये गाइनोस्टीजियम अवस्था है, ये है गाइनोस्टीमियम अवस्था, ये होती है, इसको दोनों को कहा जाता है जिनेंड्री। तो ये दिखाई देती है किसमें, ये वाली दिखाई देती है आर्किडेसी में, स्टाइलिसीडिएसी में, और ये दिखाई देती है एक्सेल्पेडिएसी फैमिली में। मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत को क्या कहते हैं? बाह्य परत की एल्यूरॉन कहते हैं। यह होती है प्रोटीन युक्त। परागकोश में एंडोथीसियम तथा टैपेटम व्युत्पन्न होता है। तो ये किससे? प्राथमिक स्तर से, ये हम लोग देख चुके हैं। गाइनोस्टीजियम तथा ये इसको बोलते हैं जिनेंड्री, गाइनेंड्री। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। निषेचन के बाद जो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट किससे डेवलप होता है? ये होता है डेवलप इंटेगुमेंट से। आवर्तबीजी पौधों में बीजावरण का विकास इंटेगुमेंट से होता है। पौधों में बीजावरण का विकास किससे? इंटेगुमेंट से होता है। और बीजांड में बीज का विकास होता है। बीजांड का न्यूक्लियस चैलेजा प्रायः नष्ट हो जाते हैं। बीजावरण का विकास किससे होता है? इंटेगुमेंट से होता है। यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र होते हैं तो मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग? इन्होंने भ्रूणपोष में दिया है कि एंडोस्पर्म में संख्या है 24 और ये होता है ट्रिपलेट होता है। तो 3n ट्रिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म के भ्रूण में जो एक मूल, ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 24। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। और पूछा क्या गया है कि मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की, तब इसके मूल जो रूट होता है वो क्या होगा? डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड क्या हो जाएगा? 16। यही पूछा गया है। एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। तो एंजियोस्पर्म का देखना चाहिए कि जो भ्रूणपोष है वो ट्रिप्लॉयड है और जो रूट है, स्टेम है, ये सब क्या हैं? डिप्लॉयड होते हैं एंजियोस्पर्म के। यदि एक एंजियोस्पर्म में एक तो मूल का 16 होगा। स्कूटेलम क्या है? मूलांकुर का एक संरक्षी आवरण, एक भ्रूणकोष, प्लूम्यूल का एक संरक्षी आवरण, एक ढाल आकार का कॉटिलेडॉन। तो क्या है? ये पाया जाता है शील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन। ये किसमें होता है? स्कूटेलम। एक बीच मोनोकॉट में, ग्रैमिनी में दिखाई देता है, व्हीट में मोनोकॉट। पौधों में कॉटिलेडॉन होता है जो ढाल के आकार का शील्ड शेप्ड होता है, इसको बोलते हैं स्कूटेलम। तो एक ढाल के आकार का कॉटिलेडॉन होता है। डी। भ्रूण कोश के माइक्रोपाइलर सिरे पर उपस्थित दीर्घ कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है? सिनर्जिड कहा जाता है इनको। माइक्रोपिलर सिरे पर उपस्थित दीर्घ जो माइक्रोपाइल पर, यहाँ पर माइक्रोपिलर सेल्स होती हैं, इनमें जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं इनको कहा जाता है सिनर्जिड सेल्स। क्या कहा जाता है? सिनर्जिड सेल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो जो सिनर्जिड्स कहाँ होती है? माइक्रोपिलर जो होता है यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स होती हैं। और
अंड कोशिकाएँ होती हैं, एंटीपोडल कोशिकाएँ होती हैं, एंटीपोडल चैलेजल रीजन में होती हैं, और इधर होती हैं सेंट्रल कोशिकाएँ, एग सेल्स होती हैं अंदर बीच में। अगला, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए आप कहाँ से कोशिकाएं लेंगे? अर्ध मतलब हमें मियोसिस देखना है, तो हम कहाँ से लेंगे? ये सेपल से लेंगे, एंथर से लेंगे, पेटल से लेंगे या स्टिग्मा। मियोसिस हमें देखना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? एंथर की तरफ जाना चाहिए। परागकोश पुष्प के पुंकेसर में होता है। यहाँ पर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पेटल सेपल में कहाँ होगा? तो मियोसिस कहाँ होगा? यहाँ पर होता है। या तो मेगास्पोर्स में होगा या तो माइक्रोस्पोर में होगा। तो माइक्रोस्पोर दिया गया में वर्तिका स्टिग्मा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, मेगास्पोर्स में होगा, एंथर में हो रहा है, परागकोश में। द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द सीड कोट इज कॉल्ड। जो इफेक्ट आता है पॉलन ग्रेन का सीड कोट पर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटाजेनिया, लेप्टाजेनिया, गामाजेनिया, एंजीनिया। तो उसको कहते हैं मेटाजेनिया। इसको हम मक्के में देखा जा सकता है, और इसमें क्या होता है कि इस पे थोड़े थोड़े धब्बे टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, वो पॉलन ग्रेन का इफेक्ट होता है। इसको बोलते हैं मेटाजेनिया कहा जाता है। ये क्या होता है कि सीड कोट पर परागकणों के प्रभाव को कहा जाता है मेटाजेनिया, और फलों का आकार व परिपक्वन समय के समय परागकणों पर निर्भर करता है। भ्रूणपोष हार्मोन स्रावित करते हैं जो कि बीज चोल में विसरित हो जाते हैं, और बीज चोल एक विशिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है। तो भ्रूणपोष पर परागकणों का जो प्रभाव होता है उसको जीनिया कहते हैं। जीनिया क्या होता है? भ्रूणकोष पर परागकणों का प्रभाव, मतलब एंडोस्पर्म पर जब पॉलन ग्रेन का इफेक्ट आता है तो उसको जीनिया कहते हैं। एंडोस्पर्म पर पॉलन ग्रेन का इफेक्ट को जीनिया कहते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन सीड कोट, जब सीड कोट पर पॉलन ग्रेन का इफेक्ट आता है तो उसको कहते हैं मेटाजेनिया। अगला, फाइकस रिलीजियोसा, पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, एयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा इंसेक्ट। फीकस में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि ये होता है ये बंद और इसमें इंसेक्ट जाता है। फीमेल फ्लावर होते हैं इधर, मेल फ्लावर होता है इधर, ये यहाँ से टकराता हुआ जाता है, फिर ऐसे ये सीड इंसेक्ट से इनमें पॉलिनेशन होता है। फिकस में और इसको कहते हैं हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। इसमें 3 तरह के होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है गाल। ये 3 प्रकार के पुष्प इसमें पाए जाते हैं। नर पुष्प ऊपर जो सबसे पहले होता है, यहाँ पर ये नर पुष्प होते हैं, मेल पुष्प होते हैं। नर पुष्प ऊपर, मादा पुष्प नीचे, और यहाँ पर होता है गाल, यहाँ पर होते हैं गाल पुष्प, गाल फ्लावर, और सबसे नीचे होता है फीमेल फ्लावर, यहाँ होते हैं फीमेल फ्लावर। अब इंसेक्ट यहाँ से इंटर करता है, इनसे टकराता है, पॉलन ग्रेन लेता है और यहाँ पर ला के छोड़ देता है। तो और फिर उसके बाद इन्हीं से ये बाहर निकल आता है इंसेक्ट। तो ये ऊपरी भाग में नर पुष्पों से परागकण लेता है, और जब दूसरे पुष्पक्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ दूसरे मादा पुष्प को परागित करता हुआ चला जाता है। तो ये किस में होता है? इंसेक्ट में, इंसेक्ट से होता है, और हाइपेंथोडियम टाइप का पुष्पक्रम होता है। अगला, आवर्त बीजियों में स्त्री युग्मकोद्भिद होता है। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज द, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एग, एपरेटस, एम्ब्रियो, सिनर्जिड, भ्रूणपोष। तो इसका है एम्ब्रियो सैक, भ्रूणपोष। एम्ब्रियो सैक आवर्त बीजियों का फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके अंदर एग एपरेटस होता है जिसमें एक एग सेल होता है, सिनर्जिड होते हैं, और अंडकोशिका के निषेचन से भ्रूण बनता है। तो ये इस तरह से बनता है इनका एंडोस्पर्म, ये कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है एम्ब्रियो सैक,
फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक। अगला, हम लीची का एरियल खाते हैं। हम लीची का एरियल खाते हैं जो बना होता है किसका? लीची का जो एरियल होता है किसका बना होता है? प्रथम ओव्यूल का, तृतीय ओव्यूल कवच का, द्वितीय ओव्यूल, चतुर्थ ओव्यूल। फर्स्ट इंटेगुमेंट, सेकेंड इंटेगुमेंट, थर्ड इंटेगुमेंट एंड फोर्थ इंटेगुमेंट। तो क्या खाते हैं हम इसका? ये हम खाते हैं थर्ड इंटेगुमेंट। जो एरियल होता है, एरियल हम एरियल खाते हैं, एरियल, और ये एरियल होता है थर्ड इंटेगुमेंट। लीची का एरियल फिनिकल के अतिवृद्धि से बनते हैं तथा बनने वाला भाग होता है और ये थर्ड इंटेगुमेंट होता है। यह खाने योग्य होता है और बीज के विसर्जन में भी ये सहायक होता है, मतलब सीड डिस्पर्सल भी करता है थर्ड इंटेगुमेंट। लीची में खाने योग्य भाग फ्यूनिकल का अतिवृद्ध होता है जिसे कहते हैं एरियल। जिसे क्या कहते हैं? एरियल। पहले वाले क्वेश्चन में देखा। अगला, लीची में खाने योग्य भाग फ्यूनिकल का अतिवृद्ध होता है, इसको कहते हैं एरियल। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण इसके प्रभाव के कारण होता है। ये होता है कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक एंड जियोटैक्टिक एंड थर्मो। तो ये इसका राइट आंसर है जियोटैक्टिक। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण कीमोटैक्टिक प्रभाव के कारण होता है। वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित स्राव सिक्रेशन में अनेक लिपिड, शर्करा, रेजिन, एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं जो परागकण के अंकुरण के लिए एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? जियोटैक्टिक। ठीक है। अगला, वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का ये होता है जियोटैक्टिक। जियोटैक्टिक। अगला, साल्विया में परागकण की क्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो ये होती है साल्विया में जल, पक्षी, कीट, हवा। तो ये राइट आंसर इसका है इंसेक्ट। साल्विया में परागकण की क्रिया कीट द्वारा प्रभावित होती है। जब नेक्टर की खोज में कोई मधुमक्खी साल्विया के दलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो दोनों फर्टाइल परागकोश पालिया मधुमक्खी की पीठ से टकराकर अपना परागकण इनके ऊपर बिखेर देती हैं। जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करती है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र इसकी पीठ से रगड़ खाकर परागकणों पर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार इनका परागकण होता है। ये होता है किसमें? साल्विया में। साल्विया में किससे होता है? ये भी कीट के द्वारा होता है। और कीट क्या है? मकरंद की खोज में। और ये मधुमक्खी से होता है। मधुमक्खी में ये परागकण होता है। अगला, यदि न्यूसिलस या इंटेगुमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यदि न्यूसिलस या इंटेगुमेंट की कोशिका द्वारा सीधे भ्रूण निर्माण होता है तो इसे कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। भ्रूण का विकास भ्रूणकोश के अतिरिक्त भ्रूणकोश के बाहर उपस्थित पादप की द्विगुणित कोशिका द्वारा अर्थात बीजांडका या अध्यावरण सीधे ही भ्रूण का निर्माण करता है तो इस अवस्था को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मतलब एम्ब्रियो सैक के अतिरिक्त अगर न्यूसिलस या इंटेगुमेंट से हो जाता है तब इसको कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एम्ब्रियो सैक के अलावा अगर किसी से होता है तो जैसे कि न्यूसिलस से सिट्रस या मैंगीफेरा में, इंटेगुमेंट के से स्पाइरेंथस में ऐसा होता है। न्यूसिलस से सिट्रस या मैंगीफेरा में होता है, इंटेगुमेंट से स्पाइरेंथस में होता है क्या? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इसको क्या कहते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसको कहा जाता है। आज हमने इसके लगभग 50 क्वेश्चन किए। आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।